द फीचर्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम, उन्होंने किस बेसिस पर लिनाउस ने जो टू किंगडम सिस्टम बनाया, सो दैट इज फीचर्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। कुछ इसमें फीचर्स थे, कुछ प्लांटे के लिए रखे गए थे। तो किंगडम प्लांटे, तो किंगडम प्लांटे में क्या क्या चीजें रखी गई थी? किंगडम प्लांटे में हमने देख लिया था एल्गे भी रख दिए गए थे। एल्गे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इस तरह से फंगी भी है, ईस्ट भी हो सकता है, और फंगी में मशरूम भी हो सकता है, ब्रेड माउल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सो बैक्टीरिया को भी इन्होंने प्लांटे में ही डाल दिया था। फिर और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें जो है फ्लावर्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब भी डाल दिए थे। तो ये सब किंगडम प्लांटे में इन्होंने रखा था। तो किस बेसिस पर रखा वो चीज़ देखें ज़रा। तो जो लास्ट में आपको किंगडम है आपके सामने खुला होगा कि फंगी भी रखा था और साथ में बैक्टीरिया भी रखा था। इसके अलावा इसमें एल्गे भी रख दिया था। नाउ वी विल सी किंगडम प्लांटे में सेल वॉल इज प्रेजेंट। इन्होंने कहा सेल वॉल होनी चाहिए, सेल वॉल प्रेजेंट। दूसरी चीज क्या बोली कि बिग सेंट्रल वैक्यूल, ये होना चाहिए। फिर क्या बोला? एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ न कुछ इनऑर्गेनिक ले। सो एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। जैसे कि प्लांट क्या लेता है? CO2 लेता है, तो ये इनऑर्गेनिक हुआ। वाटर लेता है, ये इनऑर्गेनिक हुआ। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेता हो। हाउएवर देयर आर, जैसे फंगी हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर खाने को पचाते हैं और फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। वो इंजेक्शन नहीं करते हैं फूड का, बल्कि वो दे डाइजेस्ट आउटसाइड एंड ओनली टेक इनसाइड द न्यूट्रिएंट्स। और हम लोग क्या करते हैं? वी आर होलोजोइक, वी टेक कंप्लीट फूड इनसाइड बिकॉज वी ऑल हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम खाने को अंदर ले लेते हैं एंड देन वी डाइजेस्ट इट। इसी तरीके से जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहता है और कैविटी पैदा करता है, वो भी एसिड सेक्रीट करता है और शुगर को या ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को बाहर पचाता है। तो वो जो एसिड सेक्रीट करता है तो उससे हमारे कैविटी होती है एंड देन द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड। फंगी भी यही करता है, खाने को बाहर सड़ा देता है, जो सेप्रोफाइट है पेड़ पौधों को, फिर उसका न्यूट्रिएंट्स वो लेता है। इन दिस वे सम ऑफ देम आर डिकम्पोजर, जैसे फंगी डिकम्पोजर हो गया, बैक्टीरिया बहुत से हैं जो डिकम्पोजर्स हैं। तो इस तरीके से जो भी हो, इन्होंने ये कहा कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो बाहर से ले। एक इसका ये भी फीचर है। तो कुछ चीज़ों का वायलेशन हो रहा था, लेकिन जब चूँकि टू ही प्लांट किंगडम सिस्टम था एंड ज़्यादा पता नहीं था ना फंगी के बारे में ना एल्गे के बारे में। एल्गे क्या होते हैं? ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि स्पाइरोगाइरा पानी में तैरता रहता है, इस तरीके का होता है कि नहीं होता है? तो ये स्पाइरोगाइरा, तो ये पानी की जो काई होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल में एक्वेटिक ना होकर के नॉन एक्वेटिक एल्गे भी हैं। तो ये सब स्पाइरोगाइरा भी एक एल्गे है, बाकी और भी हम देख लेंगे। तो कहीं कहीं जैसे जो मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस होते हैं वहाँ काई जम जाती है, दैट इज़ ऑल एल्गे। तो एल्गे किसी भी तरीके से हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एल्गे में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये भी हम देखेंगे अभी आगे इसी चैप्टर में, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। खैर अभी इन्होंने कहा एब्जॉर्ब इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, द अनलिमिटेड ग्रोथ एंड वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट्स में कुछ इस तरीके के नहीं होते हैं कि डेफिनिट लिम्स, जितना मर्जी उठते चले जाओ। सो अनलिमिटेड ग्रोथ है। ग्रोथ है
ये भी एक इसका फीचर है। नाउ ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिजर्व फूड इज स्टार्च। ऑटोट्रोफिक इनका खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहा है ऑटोट्रोफिक मोड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हीट्रोट्रोपिक हैं, कुछ बैक्टीरिया हीट्रोट्रोपिक हैं। सो देयर आर समथिंग, फंगी पूरा हीट्रोट्रोपिक है, ईस्ट हीट्रोट्रोपिक है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उसको फिर क्यों रखा प्लांटे में? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जैसे हमारे में ग्लाइकोजन है वैसे इनके में स्टार्च होता है। सो रिजर्व फूड क्या है? रिजर्व फूड इज स्टार्च। स्टार्च क्या है? जैसे आलू और चावल का माड़ होता है तो वो पानी निकलता है बॉईल करने पर, वो स्टार्च होता है। दैट इज C6H10O5 टू द पावर n। जब हम NC6H12O6 को इसमें से n वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, देन इट गेट कंडेंस्ड, तो एक कंडेंस्ड फूड मटेरियल है। नाउ ग्लूकोज में से इतने वाटर मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? C6H10O5 टू द पावर n, जो कि स्टार्च का भी फार्मूला है, जो कि ग्लाइकोजन का भी फार्मूला जो हम लोगों में है, लीवर में है, इस तरीके से। तो खैर इन लोगों में स्टार्च होता है, सो इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। नाउ नो लोकोमोशन, प्लांट्स की एक और प्रॉपर्टी बताई, नो लोकोमोशन। अच्छा, इसके अलावा स्लो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। कभी प्लांट इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, इनके बगल में अगर थोड़ा सा पानी डाल दो तो धीरे धीरे इसकी रूट्स जाती हैं, जल्दी पानी नहीं ले पाती, वो ग्रो करेंगी। इसी तरीके से सनलाइट पर धीरे धीरे रिस्पॉन्ड होता है सूरजमुखी का, सनफ्लावर का। सो रिस्पॉन्डिंग हैं, टच मी नॉट ज़रा जल्दी कर लेता है, क्योंकि उसको टच करोगे छुई मुई का पौधा तो उसके दैट इज़ उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। सो ड्यू टू वाटर शिफ्टिंग। सो जो भी हो, लेकिन इसमें फिर भी एनिमल से स्लो रिस्पॉन्स है। सो स्लो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, टू एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली क्या हैं? जो बाहर के हैं, जैसे ग्रेविटी, तो रूट जाती है लेकिन धीरे धीरे नीचे जाती है। अगर प्लांट को उल्टा लटका दो तो भी रूट नीचे ही जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जाएगी। सनलाइट, वाटर, केमिकल में न्यूट्रिएंट्स, यूरिया, ये सब आ जाएंगे ऐसे है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इनका क्या रिस्पॉन्स है? ये एक्सटर्नल स्टिमुली है जो उद्दीपक होते हैं, किसी चीज़ को उद्दीपन दे दें। सो जैसे अगर हीट लग जाए तो हाथ हम हटा लेते हैं, तो हीट स्टिमुली है। विच मेक्स अस टू रिस्पॉन्स, एनीथिंग विच मेक्स अस टू रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुली। तो फायर एक स्टिमुली है, इस तरीके से है। आइस एक स्टिमुली है, जिससे धूप एक स्टिमुली, हम भागते हैं धूप से। तो नाउ ये चीज़ है। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन इन मस्कुलर सिस्टम, ये सब इसमें नहीं है। अगर ऑर्गन की बात करें तो प्लांट में दो ऑर्गन हैं, एक अबव सॉइल और एक बिलो सॉइल, जिसको कहते हैं स्टेम अलोंग विद लीव, ये एक ऑर्गन है। और जो रूट सिस्टम है वो भी एक ऑर्गन है। तो टू ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रिमिटिव, नॉट वेल ऑर्गेनाइज। सो एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम इनमें नहीं है जाइलम फ्लोएम है, तो वो एक तरीके से वेस्कुलर बंडल है, वो कम्युनिकेशन के लिए, बट वो नर्वस सिस्टम तो नहीं है। सो नर्वस सिस्टम कोई इनमें ऐसा प्लांट हार्मोन्स होते हैं जैसे एब्सिसिक एसिड है और बहुत सारे दूसरे भी हैं। देयर आर सर्टेन प्लांट हार्मोन, साइटोकिनिन हो गया, तो वो प्लांट में थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होता है सूरजमुखी में वैसा मूवमेंट ये कराते हैं। बट कोई ख़ास नर्वस सिस्टम या नर्व सेल करके तो होती नहीं है। हार्मोनल सिस्टम तो होता है प्लांट में, ठीक है, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब है। अब देखिए सेंस ऑर्गन भी नहीं होता इसमें। हमारे में आँख, कान, नाक होता है, इनमें होता है क्या सेंस ऑर्गन? एंड मस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है। तो ये सारा इन्होंने बेसिस लिया। जबकि लोअर एल्गे, कुछ लोअर एल्गे हैं उनमें लोकोमोशन होता है। तो एक्सेप्ट सम लोअर एल्गे,
वो पानी में चलते रहते हैं, उसको हम अलग से देखेंगे। अभी एल्गे, फंगी और प्रोटिस्टा को अलग से देखा जाएगा, बट हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंट हुआ। फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के फीचर देखो, ये लिनॉस का बनाया हुआ है, किंगडम एनिमेलिया। अब देखिए इसमें है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो एक तरीके के कपलेट पे हम चल रहे हैं, उसमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल था, इसमें उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल था, और इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है, दैट इज इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सो अगर आप कभी देखो तो गम रेजिन निकलता रहता है क्या सेल से, सेल जब एक्सक्रीट करता है तो आपने देखे हैं कि गोंद के क्रिस्टल होते हैं जो उसके इनऑर्गेनिक, ये देखा है कभी प्लांट से ऊज आउट होता है, लेकिन क्या एनिमल में इस तरीके के कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं, या वो उसके वैक्यूल में, कई बार प्लांट क्या करता है अपने वैक्यूल में भी उनको रख लेता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर नॉट प्रेजेंट। जैसे सुबेरिन हो गया, लिग्निन हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो जो सुबेरिन है प्लांट से ऊज आउट होता रहता है, उसी से ही गम बनता है, रेजिन बनता है उसके। खैर वो उसको मेवे में भी काउंट करते हैं, गोंद के लड्डू, वो उसी से निकलता है प्लांट से। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स आर नॉट प्रेजेंट। तो वो आर्थराइटिस में काम आता है इन देयर सेल। अब देखिए सेंट्रल वैक्यूल, इसमें कुछ खास नहीं होता, या तो एब्सेंट होता है, अगर होता भी है तो बड़ा प्रिमिटिव होता है, क्योंकि इन्हें फ्लोट तो करना नहीं है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। प्लांट में कितना बड़ा होता है आपने देखा ही है। तो जो प्लांट हैं उनके केस में सेंट्रल वैक्यूल अगर आप देखेंगे, देखो कितना बड़ा वैक्यूल है, ये वैक्यूल आपको दिख रहा है, इट इज़ सो लार्जर। सो कई कई में तो सेंटर में भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको किनारे में दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है ना, ये दिस इज सेंट्रल वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेंट्रल वैक्यूल। सो सेंट्रल वैक्यूल कभी कभी प्रोमिनेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप एनिमल सेल में देखोगे, सो इन एनिमल सेल इट इज़ वेरी स्मॉल, आइदर नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में ये चीज़ नहीं होती है, एनिमल सेल में नहीं है, कहीं नहीं है सेंट्रल वैक्यूल, सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। सेंट्रल वैक्यूल आइदर एब्सेंट और प्रिमिटिव, ठीक है, इज एब्सेंट और वेरी स्मॉल। क्योंकि ये सब एक्सक्रीट कर देते हैं, वैक्यूल में चीज़ें रखी जाती हैं स्टोर हाउस के तौर पर, एक्सक्रीटरी और चीज़ें, लेकिन यहाँ पर तो एनिमल सब एक्सक्रीट करते हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसलिए उनको इस तरीके की किसी स्टोर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये खाना क्या करते हैं, बना नहीं पाते, बाहर से इनको चाहिए बना बनाया प्रिपेयर्ड फूड। ग्रोथ इज लिमिटेड एंड वेल डिफाइंड। फिर हीट्रोट्रोपिक में कुछ भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, तो चाहे मरे पे जिंदा रहें, खुद बना नहीं सकते हैं, या पैरासाइटिक भी हो सकता है, ठीक है, होलोजोइक भी हो सकता है, अलग अलग मोड हैं। होलोजोइक खाना अंदर पूरा ले लिया, पैरासाइटिक उन्हीं के अंदर रह लिए, ठीक है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है। ये क्या है, डेड पे रहते हैं, ये जिंदा पे रहते हैं, जैसे अमर बेल या कस्क्यूटा, और हम सब लोग होलोजोइक हैं। तो होलोजोइक मैन हो गया, ये अमर बेल या कस्क्यूटा जो लिपटी नहीं रहती है किसी बड़े से स्टेम पर, और सेप्रोफाइटिक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, तो वो सब सेप्रोफाइटिक है। अब देखो तो हीटरोट्रोपिक के भी ग्रोथ इज लिमिटेड एंड वेल डिफाइंड, ग्रोइंग पॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो ग्रोथ लिमिटेड है, सो ग्रोथ इज लिमिटेड
लिमिटेड। और हम लोगों में ग्रोइंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, जैसे उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होती है तो उसमें वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है। तो वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स क्या आपको पता है आपकी बॉडी में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल भी हैं क्या, या हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में होती हैं क्या ऐसी कुछ? तो इसलिए नहीं होती ना। और प्लांट में आपने पढ़ा था कि नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल जो न्यूली सेल होती हैं, और दूसरी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेल। सो वेल डिफाइंड इसमें नहीं होते, तो वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स आर नॉट प्रेजेंट। उसमें क्या होता था, आप ऊपर देख लेते थे शूट पर है या इंटर कैलरी है, ऐसे पढ़ते थे कि नहीं, या गर्थ में होती थी। तो 3 तरीके की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ी थी 9th में, याद आ रहा है? सो लिमिटेड एंड, ठीक है। सो ग्रोइंग पॉइंट नॉट प्रेजेंट। और जबकि उसमें क्या है कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे शूट हो गया या टिप ऑफ रूट हो गया। सो वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट, ऐसा होता है। अब देखो इसमें रिजर्व फूड क्या रहेगा एनिमल में, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड, सेकेराइड यानी शुगर, पॉली शुगर। ग्लूकोज एक मोनो शुगर है, तो C6H10O5 की पावर n जहां पर 1000 या उससे ऊपर होता है, सो n इज ग्रेटर देन 1000, ऐसा। तो इस तरीके से ये पॉली शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये यकृत में रहता है, लीवर में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। देखो बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है कपलेट, बहुत कंट्रास्टिंग बिहेवियर है, ऊपर और नीचे को देखोगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, ये सब प्रेजेंट हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी हो गया, नर्वस सिस्टम ये पूरा हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी में नर्वसी नर्व्स तो हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो माइंड तक जाती हैं, तो हम उसके बारे में देख लेंगे। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, जिससे हम किसी चीज़ स्टिमुली पर रिस्पॉन्ड करते हैं। आँख को छू लेते हैं तो आँख से हाथ कैसे हट जाता है, सो इट इज़ ड्यू टू नर्वस सिस्टम। हमारा संवेदी तंत्रिका तंत्र है, जिसकी वजह से वी कैन रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, वी कैन थिंक, इट इज़ ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम, वी कैन रिस्पॉन्ड, वी कैन हैव रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार क्या होता है कि हम सोच के भी रिस्पॉन्ड करते हैं, कई बार आग पे हाथ लगा तो टक से हाथ हटा लिया, इट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। फिर बाद में देखा अरे ये तो आग थी, तो बिना सोचे भी एक्शन होता है, इट इज़ ऑल ड्यू टू नर्वस सिस्टम। कई बार गर्म कुल्हड़ में अगर दूध हो तो छोड़ भी देते हैं, और कभी महंगा कप हो तो क्या होगा, उसको नहीं छोड़ते हैं कि कप ना टूट जाए, क्योंकि पिछली बार मम्मी ने मारा था, कप छूट गया था, तो अब हाथ जल जाए लेकिन कप ना छूटे। सो इंटेलिजेंट एक्शन भी रहता है, क्योंकि प्री स्टोर्ड हिस्ट्री हमारे माइंड में जमा है कि हमें क्या करना चाहिए। सो वाइल मेकिंग एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली वी आर मेकिंग इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस, एंड इफ एनीथिंग इज वर्दी टू बी स्टोर्ड इन ब्रेन देन इट इज़ स्टोर्ड, उसे स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट एक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज है, नोज है, इसके अलावा ईयर है, स्किन है, तो टंग है, तो ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सो बाय विच वी लोकोमोट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड वॉट एवर इज सूटेबल फॉर आवर न्यूट्रिशन। ये सब क्यों मिले हैं, जिससे कि हम न्यूट्रिशन के लिए अपने खाने की खोज कर सकें नेचर में जा जाके, कि जो चीज़ फिट है हमारी ईटिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तभी तो हमें सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं। तो ये सब जरूरी है, इसलिए दिए गए हैं। लोकोमोशन इज प्रेजेंट। लोकोमोशन
इज प्रेजेंट, मूव कर सकते हैं। भाई आप कहेंगे कि हम मूव कर सकते हैं, तो जो स्पॉन्जेस हैं वो तो मूव नहीं करते। देखो 9th की बुक में, तो 9th की बुक में स्पॉन्ज है जो हम लोगों के सोफा सेट में पड़ा रहता है, स्पॉन्जिला। वो तो ज़मीन में बस फोम की तरह उगता रहता है, उसको काट लेते हैं, सोफा सेट के अंदर डाल देते हैं, गद्दे के अंदर डाल देते हैं, वो तो नहीं मूव करता। देन वाइट इज केप्ट इन एनिमेलिया। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उस तरीके से उसमें अलगे लोकोमोट करता था और यहाँ स्पॉन्जिला नहीं करता, स्पॉन्जेस नहीं करते, तो फिर क्यों रखा गया है? ठीक है, स्पॉन्जिला। और कोरल रीफ क्यों रख दिया? वो तो लक्षद्वीप में ऐसे किनारे बस समुद्र में रहते हैं, हिलते डुलते रहेंगे लेकिन मूव नहीं करते हैं। सो डज नॉट लोकोमोट। कुछ ना कुछ कमी रही है, तभी फिर ये सब सिस्टम बने हैं। फिर 2 क्लासिफिकेशन से हम फिर आगे आए। अब देखो मस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। सो मस्कुलर सिस्टम क्यों है? काम करना है अपने खाने के लिए। देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हम लोगों में झगड़ा भी होगा खाने के लिए, तो इसलिए मस्कुलर सिस्टम की भी ज़रूरत है। मस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों में पाई गई। इट इज़ क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अगर हम शो क्विक रिस्पॉन्स, बाहर हम कुछ देखते हैं तो उसमें हम बड़ी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, दौड़ जाते हैं सांप को देख के। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, क्योंकि हमारी किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड है, उसमें से क्या होता है कि एक ऐसा लिक्विड सेक्रीट होता है जो हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। उसमें से एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रीट होता है और वो क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ा देता है कि सांप देखेंगे तो उछल के हम ऊपर की मंजिल पे चढ़ जाएं, इतनी एनर्जी आ जाती है। सो वी आर हैविंग क्विक रिस्पॉन्सेज। नाउ इतना तो हम लोगों ने 2 फीचर सिस्टम में देख लिया। सो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट लिनॉस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लोगों ने कैसे ऑब्जेक्शन किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोजेक्टेड बाय लिनॉस, कार्लस लिनॉस ने दिया था ये। अब देखो, द 2 किंगडम सिस्टम वाज एक्सेप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाउएवर सम डिफिकल्टीज अराइजेज फ्रॉम द क्लासिफिकेशन एट सेवरल न्यू ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्कवर्ड। कुछ नए ऑर्गेनिज्म आ गए तो इसकी वजह से एज सम न्यू ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, so new difficulties have arisen where to accommodate them as where to accommodate them. Also our scientific knowledge enhanced, so we found new loopholes in the 2 kingdom system. अब हम ईस्ट के बारे में, फंगी के बारे में ज़्यादा जानने लगे थे। अब हम ये जानने लगे थे कि ये जो है कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई इनकी सेल वॉल होती है, काइटिन की, फंगी की, जो कि हम पहले नहीं जानते थे। जिसका कॉकरोच की एक्सटर्नल स्किन होती है वो भी काइटिन की होती है, और फंगी जो मशरूम होता है उसकी जो एक्सटर्नल वो जो बनी होती है स्ट्रक्चर वो भी काइटिन की होती है। तो जो आर्थ्रोपोडा की आउटर स्किन, जितने इंसेक्ट होते हैं वो सब भी काइटिनस हैं, और फंगी की आउटर सेल वॉल भी काइटिनस है। सो ये है। ऑल्सो ड्यू टू आवर इनहेंस्ड नॉलेज अबाउट ठीक है, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज्ड, ये वी ऑब्जेक्टेड 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 किंगडम
दिस सिस्टम, इस सिस्टम को इसलिए ऑब्जेक्ट किया गया। क्या क्या ऑब्जेक्शन इसमें हुए, देखो, द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। इसमें ये चीज़ सम ऑफ डिफ़िकल्टीज कि पहले कौन हुआ। तो हमने जो सिस्टम बनाया था, अब हमारा सिस्टम नया जो है उसमें कैसे चल रहा है कि सबसे पहले चलता है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, ठीक है, और फिर फंगी, जैसे जैसे बने वैसे वैसे चलता है। पहले बैक्टीरिया बने, फिर प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया बने, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक, फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विथ काइटिनस सेल वॉल, फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक, फिर प्लांट बने। क्योंकि फंगी में इतना ज़्यादा विकास हुआ ही नहीं है। फंगी का वर्ड देखोगे तो दो चार ही उसके आपको डिविजन्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही प्रोटिस्टा में ज़्यादा विकास नहीं हुआ, ना ही मोनेरा में हुआ। सो ये इनिशियली हमें किंगडम सिस्टम में ये भी दिखाना चाहिए कि कहाँ से हम आगे बढ़े हैं। सो ओरिजिन कहाँ से हुआ है। टू किंगडम सिस्टम में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। फिर उन्हें क्यों इनमें रख दिया गया कि फर्स्ट फॉर्म्ड जो लाइफ फॉर्म्स हैं या ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर नॉर एनिमल्स। वो तो मोनेरंस थे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, उन्हें क्यों रखा गया, बैक्टीरिया को इसमें क्यों रखा गया। फंगी डू नॉट शो सिमिलरिटी विद स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्लांट। फंगी जो होते हैं उसमें फिजियोलॉजी वैसी नहीं है। डू नॉट शो सिमिलरिटी, उनकी सिमिलरिटी नहीं है विद स्ट्रक्चर, उनमें वैस्कुलर बंडल ही नहीं है कि पानी को ऊपर नीचे ले जा सकें, ना स्ट्रक्चर है। वो तो हीटरोट्रोपिक हैं, फंगी तो अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते, तो प्लांट में क्यों डाल दिया। फिजियोलॉजी यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, उनका बिल्कुल फिजियोलॉजी अलग है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन वो भी अलग है। एंड साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी फंगी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखेंगे कि उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों है, उसको अलग से देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। सो रिप्रोडक्टिव इसी चैप्टर में है सिस्टम। तो उनमें एज प्लांट्स कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों उनको उसमें रखा गया। एक ही ऑब्जेक्शन, इट इज़ नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज द लोअर ऑर्गेनिज्म एज प्लांट्स और एनिमल्स। यूग्लिना इज मिक्सोट्रोपिक। तो एक और बात है, इट इज नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज कि यूग्लिना तो हम लोग जानते हैं द लोअर ऑर्गेनिज्म एज प्लांट्स और एनिमल। एज प्लांट और एनिमल, हम ये इससे पता नहीं चल रहा है। और एनिमल, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं दिस इज यूग्लिना, तो इसमें विप लाइक स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस होगा और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो जैसा आपकी बुक में बना भी हुआ है, सो दिस इज यूग्लिना, तो यूग्लिना पैरामीशियम, सो इट इज यूग्लिना। सो अब ये कह रहा है कि यूग्लिना हैज़ मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें कुछ ऐसे यूग्लिना हैं जो ऑटोट्रोपिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो हीट्रोट्रोपिक हैं। तो फिर हमने यूग्लिना को इसमें क्यों रखा, हम कहाँ रखें उसको। तो नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज द लोअर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये पता लगाना मुश्किल है कि उन्हें कहाँ रखा जाए। क्यों, क्योंकि यूग्लिना ऑटोट्रोपिक भी है और हीटरोट्रोपिक भी है, और तो मैं इसे कहाँ रखूँ। सो एज यूग्लिना इज मिक्सोट्रोपिक, that is some are autotropic
some heterotropic, some are having plastids, कई कलरफुल होते हैं, प्लास्टिड्स का मतलब उसमें क्लोरोफिल होगा और किसी में नहीं होता है, और सब में ल्यूकोप्लास्ट है। एनिमल है, एनिमल में कहाँ कोई कलर है, हम सब ल्यूकोप्लास्ट हैं। और जबकि प्लांट्स में कलर होते हैं, अलग अलग प्लास्टिड्स होते हैं, रोडोप्लास्ट रेड कलर हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी कलर होते हैं। तो इस तरीके से उनमें प्लास्टिड्स हैं। सो जो ऑटोट्रोपिक होंगे उनमें प्लास्टिड्स होंगे, और प्लास्टिड्स का एक प्रकार है क्रोमोप्लास्ट। फिर क्रोमोप्लास्ट का एक प्रकार है कि ये जैसे है, तो ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स के दो प्रकार हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। और फिर इसमें क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल प्लास्टिड्स हैं उनमें एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। और ये क्या होता है, रोडोप्लास्ट, ये रेड होता है, ये ग्रीन होता है, ये कलरलेस है। तो कुछ यूग्लिना ये हैं जो कलरलेस हैं, और कुछ ये हैं। तो कुछ हुए जो यहाँ वाले यूग्लिना हैं वो हीट्रोट्रोपिक हैं, और जो यहाँ वाले यूग्लिना हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रोपिक। बोलो बात समझ में आई, बता। तो इस तरीके से ये भी एक ऑब्जेक्शन हुआ, हम यूग्लिना को कहाँ रखें। नाउ स्पॉन्जेस आर फिक्स्ड ब्रांच एंड इर्रेगुलर शेप। स्पॉन्जेस को आपने क्यों पॉरीफेरा में रख दिया, 9th में जिसे स्पॉन्जिला कहा गया था। सो स्पॉन्जेस, दैट इज स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्ज हमारे गद्दों में है उसी का ही हमारे यहाँ एक रखा भी हुआ है स्पेसिमेन, बायो स्पेसिमेन। तो स्पॉन्जिला इज किस तरीके का होगा, तो स्पॉन्जेस आर फिक्स्ड ब्रांच्ड एंड इर्रेगुलर। फिक्स्ड, जबकि एनिमल का तो रेगुलर शेप होता है और उसमें ब्रांचेस भी होती हैं कोरल रीफ की तरह, एंड इर्रेगुलर, ठीक है। और ये लोकोमोशन भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें क्यों रखा गया, फिक्स्ड है, लोकोमोशन कर ही नहीं पा रहे हैं, फिक्स्ड हैं। सो व्हाई दे आर केप्ट इन एनिमल्स, सिर्फ इस वजह से कि उनमें सेल वॉल नहीं है। केवल एक क्राइटेरिया क्या काफी है कि सेल वॉल नहीं है तो वहां रख दोगे, बाकी तो सारे प्लांट के फीचर दिखा रहा है। हाँ हीट्रोट्रोपिक है, ये बात अलग है। अब जरा देखो, इसके बाद कुछ ऐसी भी चीजें आई कि सम ऐसे भी माउल्ड्स हैं जिनको सम माउल्ड्स आर वॉल लेस इन वेजिटेटिव फेस। तो ब्रेड माउल्ड्स क्या है कि पहले वाल नहीं होती है और बाद में उनमें क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर सिस्ट टूटता है और फिर उसके स्पोरेंजियम में से स्पोर्स बिखरने लगते हैं चारों तरफ, डैम्पनेस में पूरे ब्रेड में बिखर जाते हैं। ये तो आपने देखा है ना हाइफे का स्ट्रक्चर कि किस तरीके से होता है ब्रेड में। तो ब्रेड माउल्ड्स में ऊपर क्या होगा, बाद में स्पोरेंजियम होंगे और नीचे जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ब्रेड माउल्ड में ऐसा होता है कि नहीं। और फिर ब्रेड में, तो ये ब्रेड माउल्ड में, और फिर धीरे धीरे इनमें से स्पोर्स बिखरने लगते हैं। तो ये जो ब्रेड माउल्ड है इसमें क्या होता है कि इस चीज़ को देख लें कि वो वेजिटेटिव फेस में ब्रेड माउल्ड, नाउ लेट अस सी कि इनका किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ओके, ये करीब करीब इस तरीके का होगा। ब्रेड पे जो लगी रहती है ना फंगस, तो इसमें स्पोर्स निकल रहे हैं
और नीचे रिजॉइड्स हैं, नीचे आप वो देख रही हैं हाइफे जो निकली हुई जड़ें हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ रिजॉइड्स, ठीक है। तो ब्रेड माउल्स में इस तरीके का होता है। तो ये वेजिटेटिव फेज में क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज में इसमें वॉल नहीं होती, और बाद में क्या होती है, सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, इसके ऊपर एक सिस्ट बन जाता है, एक हार्ड सेल वॉल बन जाती है। तो ये ब्रेड माउल्ड है, हरी ब्रेड पे इस तरीके से हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो इट व्हेन इट गेट रॉटन, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो अब वो कह रहा है कि सम माउल्ड्स ए ग्रुप ऑफ फंगी, और उसी तरीके से इट इज वॉललेस इन वेजिटेटिव फेस, जैसे कि कीचड़ होता है। स्लाइम का मतलब है, आप स्लाइम माउल्ड ले लो, स्लाइम माउल्ड, जिस स्लाइम से आप खेलते हैं उसी तरीके का कोलेजन आता है। जब कोलेजन क्या चीज़ होती है, अगर हम जो एनिमल की स्किन को पानी में उबाल दें तो एक तरीके का एक जो है बनता है ग्लूटोनिक एसिड, तो वो बिल्कुल चीमड़ जैसा होता है, जैसे भटूरा नहीं बनाया जाता है तो कहते हैं भाई इसमें जेलेटिनस सब्सटेंस है। तो स्लाइम क्या होता है, स्लाइम से कभी खेला है आपने, कितना फैला लो फैल जाता है फिर सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का जो स्लाइम माउल्ड है, इट इज़ ए काइंड ऑफ फंगी। तो ये वेजिटेटिव है और इसी को हम बना भी सकते हैं आर्टिफिशियली भी, अदरवाइज इट इज़ फाउंड ऑल्सो इन नेचर विच हैज़ इंस्पायर्ड अस टू मेक इट आर्टिफिशियली सो दैट इट इज़ प्लेएबल फॉर चाइल्ड। तो स्लाइम माउल्ड्स में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फंगी आर वेल वॉललेस इन वेजिटेटिव फेस। तो ये फंगी है, आर वॉललेस, ये फैल जाते हैं और इनका इरेगुलर फेस है। स्लाइम माउल्ड्स के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, आगे तो आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी, और ये एग्रीगेटेड भी हो जाते हैं। सो लेट अस सी स्लाइम माउल्ड्स। नाउ यू कैन सी कि इस तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और ये लिसे होते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी लाइक दिस। सो ये एग्रीगेट हो जाएंगे, सेलुलर लेवल के भी हैं और प्रिमिटिव टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनिज्म है, बट दे आर एग्रीगेटेड। इनमें बाद में वॉल आ जाती है, सिस्ट बन जाती है, जो इसमें स्पोरेंजियम है। अदरवाइज इन वेजिटेटिव फेस दे आर वॉललेस। तो ये स्लाइम माउल्ड्स हैं। तो डैम्प प्लेसेस पे ये देखो पानी में है, बढ़ते चले गए, एक साथ ग्रुप में भी चलते हैं और इंडिविजुअली भी रहते हैं। कहो तो ये यूनिसेलुलर है, एग्रीगेटेड भी हो जाते हैं, दोनों तरीके से रहते हैं। तो स्लाइम माउल्ड्स आर वॉललेस इन वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। तो शुरू में तो ये वॉललेस हैं, बट बाद में क्या है, दे डेवलप सेल वॉल इन रिप्रोडक्टिव फेज। जब इनमें रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो तब ये क्या है, दो तरीके के फेज हैं। एक बढ़ रहा है तो वेजिटेटिव फेज, प्लांट में दो तरीके के फेज होते हैं। अब जब फ्लावर आ गया तब कौन सा फेज हो गया प्लांट में, रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ गई बात। वाइल हैविंग सेल वॉल इन रिप्रोडक्टिव फेज, तो कहाँ रखा जाए इसको, रखा कहाँ गया है, बताइए। फंगी को कहाँ रखा गया है, प्लांट में रखा गया है कि नहीं। लेकिन जबकि इसमें कुछ समय के लिए सेल वॉल नहीं होती तो उसको क्यों रखा प्लांट में, ये है। दीज कैन नाइदर बी प्लेस्ड इन कैन नाइदर बी प्लेस्ड इन फंगी नॉर प्लांट्स। पूरी तरीके से फंगी की प्रॉपर्टी भी इनमें नहीं होती है, तो प्लांट्स में आपने कैसे रख दिया। हाउ कैन बी दे प्लेस्ड इन प्लांट्स। नेक्स्ट बात कही गई है कि लाइकेंस, जो एल्गी होता है, और लाइकेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय एल्गी एंड फंगस। एल्गी क्या होता है, खाना खुद बना लेता है, वो उसमें सेल्स होती हैं। और फंगी क्या है, ज़मीन में शेल्टर देता है, तो शेल्टर देता है फंगी, उसी के ऊपर एल्गी आ जाता है, और दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं।
ये आपस में सह संबंध है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. सो लाइकेन लुक्स लाइक ए सिंगल ऑर्गेनिज्म बट इट इज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू. सो लाइकेन से लिचेंस कहते हैं, इसी के सैप को लिटमस पेपर बनाया जाता है. दीज आर फॉर्म बाई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. सिम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है एसोसिएशन ऑफ एल्गे. कोई एक एल्गा होगा एंड फंगस. फंगस क्या करेगा? फंगस गिव्स शेल्टर. एल्गे को बहने नहीं देगा. शेल्टर यानी पत्थर पे उगाएगा. फंगस गिव्स शेल्टर टू एल्गा. In turn, alga provides carbohydrate to fungus. क्योंकि ये खुद खाना बना लेगा, ये ग्रीन होते हैं. Provides carbohydrate. हाइड्रेट करना मतलब है न्यूट्रिशन. To fungus. सो वन ऑफ देम, जो पहला वाला है फंगस और दूसरा वाला है एल्गा. तो फंगस इज हेट्रोट्रोपिक एंड एल्गा इज ऑटोट्रोपिक. फर्स्ट इज हेट्रोट्रोपिक एंड सेकंड इज ऑटोट्रोपिक. सो वेयर टू पुट अस लाई. तो इन्हें कहाँ रखा जाए? सो दे कैन नाइदर बी प्लेस्ड इन एनिमेलिया और प्लांटे. दे कैन नाइदर बी प्लेस्ड. ये हमें क्लाइमेट के बारे में बताते हैं. जहाँ बिल्कुल अच्छा क्लाइमेट होगा वहीं लाइकेन उगते हैं. अभी आजकल हिमाचल प्रदेश में लाइकेन नहीं उगते हैं क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बढ़ गया है, वरना बिल्कुल अभी कश्मीर में आपको लाइकेन दिख जाएंगे. प्लेस्ड इन प्लांटे और एनिमल, क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं. इनमें सह संबंध है. सिम्बायोटिक का मतलब है सह संबंध, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं. नाउ अब देखो, प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. दे हैव सिंगल एनवेलप्ड ऑर्गेनिज्म एब्सेंट ऑफ स्पिंडल ऑपरेटस, मियोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसमें प्रोकैरियोटिक में किसी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो उसे प्लांटे में क्यों रखा गया है. एक ये भी बात आई कि जो प्रोकैरियोटिक हैं, तो इसमें देखो कि प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे सीलिया जैसे निकले होंगे. एंड इनसाइड जो इसका न्यूक्लियस है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, ऐसे ही है. तो ये जो चीज़ है इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल. तो ऐसे में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और साथ में राइबोसोम्स तैर रहे हैं. इसमें सब राइबोसोम तैर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. और ये डीएनए है, दैट इज़ इसको कहते हैं कि न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियस भी ठीक से नहीं कहा जा सकता, इसे न्यूक्लियोलस कहेंगे. तो ऐसे केस में हम प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखें? इट वाज अगेन ए डाउट कि इसको किधर रखना चाहिए. नाउ सो यही बैक्टीरिया ये मोनेरंस में आते हैं. प्रोकैरियोटिक, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस और प्रो का मतलब बिफोर न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोट्स यानी प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस. सो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड. और ये मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होती है. मेम्ब्रेनियस न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है. सो प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस.
और जबकि यू का मतलब आफ्टर, जिनका न्यूक्लियस बन गया उनको कहेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल, इनको कहेंगे प्री ऑर्गेनाइज्ड प्रिमिटिव सेल्स। डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, so they have single enveloped organism, absence of, इनमें हम लोगों में डबल इन्वेलप ऑर्गेनिज्म है, जबकि इनमें क्या है कि ये सिंगल एनवेलप ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। सो दीज आर सिंगल एनवेलप्ड ऑर्गेनिज्म। नाउ सो लेट अस सी इस तरीके से इसमें होता है, ठीक है। सो और ये फ्लैजिला हो गया, बाकी इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, और ये इसकी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसे फिम्ब्रे कहते हैं, और ये इसके अंदर राइबोसोम, ये है डीएनए जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, डीएनए मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ न कुछ क्रोमोसोम्स भी पाए जाएंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, जो कि इसके लिए कुछ एनर्जी बनाएंगे, और सेल ऑर्गेनल कोई नहीं रहेगा, बस माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। और जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियोइड है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये फ्लैजिला, ये है। तो अब इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और क्या क्या चीज़ नहीं है, दे आर सिंगल एनवेलप। हम लोगों में जो सेल है वो डबल मेम्ब्रेनियस है, और इनमें क्या है, सिंगल एनवेलप। सो डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दे आर सिंगल एनवेलप, सिंगल मेम्ब्रेनियस हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, तो सिंगल इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और इसमें स्पिंडल्स हैं, चारों तरफ स्पिंडल हैं, स्पिंडल है प्रेजेंट, एंड इसके अलावा वेल डिफाइंड है, और साथ में ये चीज़ है स्पिंडल कुछ और है, इसमें फिम्ब्रे हैं, बट इट इज़ नॉट स्पिंडल लाइक, स्पिंडल एब्सेंट है। स्पिंडल देख के बताता हूँ क्या है, स्पिंडल एब्सेंट है। सो दैट इज जो हमारा स्पिंडल से, इसको देखते हैं क्या कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय स्पिंडल। सो नाउ स्पिंडल्स इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज, ये स्पिंडल है। यानी कि जब क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है कि ये जो कि सेंट्रियोल में से स्पिंडल्स निकलते हैं, ये सेल के अंदर है, जो खींच लेते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे स्पिंडल, सेंट्रियोल ही एब्सेंट है तो स्पिंडल भी एब्सेंट है। यानी क्रोमोसोम्स जब डीएनए डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, तो आधा आधा दोनों तरफ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वो स्पिंडल्स, पहले सेंट्रियोल में से बहुत सारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स निकलते हैं जो स्पिंडल है, और वो आधा यहाँ बीच से काट के आधा इधर खींच लेते हैं, आधा उधर, तो दो सेल बन जाएंगे। इस चीज़ को फिजन कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ इसमें होती ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया इसमें, तो इसलिए इसमें स्पिंडल नहीं होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इसे आधा आधा कर लें। सो इसमें स्पिंडल एब्सेंट है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एब्सेंस ऑफ स्पिंडल है, एब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ
meiosis and sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें नहीं होता और मियोसिस नहीं होती। मियोसिस का मतलब क्या होता है कि यानी एक बार डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर 2 बार माइटोसिस हो गई तो उसको कहते हैं मियोसिस। जैसे जरा देखो कि मान लीजिए कि हर एक का डबल डबल क्रोमोसोम्स होता है, तो एक सेल लीजिए और उस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो सबके पेयर में होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं? पेयर में। बोलो, बात समझ में आ गई? मैं 2 लेके बता रहा हूँ। अब देखो, अब जैसे कि ये डबल हैं तो इनका क्या होगा कि ये एक तो मेल बॉडी से होगा, एक इसमें फीमेल बॉडी से होगा, यानी 2 अलग अलग तरीके से हैं। सो इस तरीके से है। अब ये देखो, ऐसे ही इसमें भी होगा ये, और दूसरा क्या है, ये ब्लू ले लेते हैं। हमने 2 क्रोमोसोम लिए, अब इनका रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा कि जो ये स्पिंडल हैं ये एक सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, ये 2 बन गए लेकिन अभी सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, और नीचे ये भी 2 बन गए। तो डबल तो हो गए हैं लेकिन अभी टूटे नहीं हैं। तो ये अभी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें कितने 2n क्रोमोसोम है? कितने क्रोमोसोम है बताइए? क्रोमोसोम। अच्छा, अब ये जो हमारी नई सेल बनी, तो नई सेल में 4n क्रोमोसोम हो गए क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है तो इसका मतलब है ये डबल बन गया। इसके बाद ये जो दूसरा वाला है, जो एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, ये दोनों पेयर में थे, यही दोनों हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई, और जो नीचे वाले थे वो भी 2 बन गए। जो रेड वाला था वो भी 2 बन गया, और जो ब्लू वाला था वो भी 2 बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन है, ये चीज़ ऊपर देख रहे हैं और ये वाली नीचे। हुई कि नहीं डबल? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यहाँ से क्या होगा, ये चारों के चारों ये परेड करेंगे। परेड कैसे करेंगे कि इस तरीके से बीच में घूमेंगे, बिल्कुल सेंटर में आके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, राउंड लगाने लगेंगे। 1 2 3, वैसे और भी होंगे, मैं तो 2 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। वही 2 हैं और दोनों जोड़े में डबल है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से क्या निकलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। इधर 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 इधर, जिसको कि स्पिंडल कहा जा रहा है। इधर से क्या निकलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। इसको माइक्रोट्यूब्यूल को क्या कहा गया, स्पिंडल। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो कि ये है और ये ब्राउन कलर का है, इसके बाद ये रेड कलर का हो गया, और ये ब्लू कलर का हो गया। वही सब हैं लेकिन वो सेंटर में आ गए। और जो न्यूक्लियस के अलावा सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, फिर कुछ और नहीं बचता, सारे ऑर्गेनल सब डाइजेस्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस फिर बना लेगा। ये अब इसे खींच लेंगे, तो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे होगा, ये स्पिंडल इनको खींच लेगा।
ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल से ही खींचेगा। अब ये मजबूरी में यहाँ भागे भागे चले आएंगे। भाई किसी को खींचो तो टूटने में उसकी दिशा नहीं बदल जाएगी, सेंटर से खींच रहा है तो ये इधर और ये इधर, सब एक दूसरे को देखेंगे कि देखो हम बिछुड़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? बीच में पहले पहले चिपके थे तो ऐसे ऐसे हिल रहे थे, बीच ही से खींच लिए गए तो ऐसे नहीं मूव हो जाएगा इनका। और इसी तरीके से दूसरा भी ऐसे हो गया, फिर तीसरा भी ऐसे हो गया और चौथा भी ऐसे हो गया ये। और यहाँ पर दूसरा ये और तीसरा ये और चौथा ये ऐसे हो गए। इस चीज़ को कहते हैं यहाँ फरो डेवलप हो गया, सिकुड़न। और ये बाकी न्यूक्लियस तो है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या हुआ कि अलग अलग सेल टूट रहे हैं। कीनेसिस का मतलब टूटना और कैरी ऑन का मतलब सेल का टूटना। तो इसको कहते हैं कैरियोकिनेसिस गोइंग ऑन, दैट इज कैरियोकिनेसिस गोइंग ऑन। टूट रहे हैं, यानी कैरी ऑन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। और कीनेसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग। तो पहले न्यूक्लियस टूट जाएगा, टूट गया। अच्छा, अभी तक टूटा नहीं है, अभी फरो डेवलप हुआ है, पता चल रहा है कि टूट जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? नाउ आफ्टर दैट, ये देखो, आफ्टर दैट दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। और दोनों न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हो गई? बिल्कुल। क्या एक इसमें भी एक ऑरेंज हो गया? बोलो, क्या इसमें एक ऑरेंज हो गया? इसमें भी एक ऑरेंज हो गया। क्या इसमें भी एक ब्राउन हो गया और उसमें भी एक ब्राउन हो गया? क्या ऐसा पहले भी था, ऑरेंज और ब्राउन, और अब फिर से वही हो गया? क्या इसमें भी एक रेड हो गया और उसमें भी एक रेड हो गया? और एक इसमें ब्लू हो गया और उसमें भी ब्लू हो गया? यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अब ये जो चीज़ हुई है, इसको कहते हैं कि यहाँ से टूट जाना, इस चीज़ को कहेंगे कैरियोकिनेसिस है वकर्ड। हाँ, और साथ ही साथ फिर सेल भी टूट जाती है। पहले तो सेल ऐसे होगी, अब सेल में फरो डेवलप हो जाएगा। न्यूक्लियस जब टूट जाएगा तो वो अनाउंस कर देगा सेल से, तुम लोग भी अब अलग हो जाओ और बाकी आधा आधा साइटोप्लाज्म लेके अलग अलग हो जाओ। देख लो, तो यहाँ पर ये इसके साथ आ जाएगा और फिर से इनका जोड़ा बन जाएगा। बाद में ये थ्रेड खुल जाएंगे, अभी रिप्रोडक्शन फेज में थोड़ा कंडेंस रहते हैं, बाद में फिर से उलझे हुए हो जाएंगे, क्रोमाटिन थ्रेड बन जाएंगे। तो अब जरा देखो, इस बिल्कुल पहले की तरह हो गया। इसके पास एक एक, नाउ ये दो सेल बन गए। और इसके बाद ये हो गया, फिर ये ब्लू। नाउ अब अभी होने के बाद क्या होगा? दिट साइटोकिनेसिस टेकिंग प्लेस। जब सेल टूट रहा है तो क्या होगा? क्या लिखोगी? साइटोकिनेसिस टेक्स प्लेस। साइटोन का क्या मतलब होता है? हाँ, सेल। तो सेल टूट रहा है। अब जब सेल टूट जाएगा तो यहाँ दो सेल बन गए, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो हुआ माइटोसिस, यानी क्या चीज हो गया कि दो अलग अलग बन गए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ही फोल्डेड होगा, लेकिन मैं प्लेन बना दे रहा हूँ बस आपको समझ में आ जाए। तो ये चीज़ होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। सो इसको कहेंगे टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स। और सब कुछ वही रहा। देखो, ऑरेंज ऑरेंज, फिर इसके बाद क्या होगा? ब्राउन ब्राउन। तो
यहाँ देख लो रेड, और जो ऊपर टूटी थी वो कौन थी? मदर सेल थी क्या? तो ये कौन है? मदर सेल। और ये जब पूरी तरीके से टूट गई तो इसको क्या कहेंगे? माइटोसिस। क्या हुआ? क्या इसके पास 2n क्रोमोसोम है? वन सेट फ्रॉम मैटरनल, ये पूरा सेट जो इधर वाला है ये माँ के द्वारा दिया गया है, और ये पैटर्नल फ्रॉम 2 पेरेंट्स, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट जीन है। अब उसमें एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, जैसा कि हमने उसमें देख लिया था, पढ़ा था कि नहीं मेंडल वाले में, कि पेयर रहता है, फिर चाहे जिसका फीचर वो ले, लेकिन है तो पेयर में कि नहीं। अब इसके बाद अगर ये फिर से टूट जाए, फिर से इनकी परेड होगी, फिर से स्पिंडल आएगा, तो अब जरा देखो, एक ये ले जाएगा, एक ये ले जाए, एक ये ले जाए, एक ये, तो फिर यहाँ से स्पिंडल फिर आ जाए, और ये इसको ले ले, ये इसको ले ले, तो आधा आधा नहीं हो गया? बोलो। और अगर आधा आधा ले ले तो फिर से माइटोसिस हो जाए, यानी विखंडन, विखंडन की प्रक्रिया, और फिर से इससे 2 सेल बन जाएं, तो इससे जो 2 सेल बनेंगी वो कैसी होंगी? एक सेल और दूसरी सेल, उनमें सिर्फ एक में ऑरेंज रह जाएगा और एक में रेड, और दूसरे में क्या रह जाएगा? ब्राउन और ब्लू, और एक में क्या रह जाएगा? ब्राउन, और यहाँ क्या रह जाएगा? ऑरेंज, और ये क्या रह जाएगा? रेड। इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो चीज हुई है, माइटोसिस के बाद रेप्लिकेशन नहीं हुआ। सो माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 उसको कहते हैं मियोसिस, 2 बार माइटोसिस हो गई। फिर से रेप्लिकेशन होता तो फिर से रिस्टोर हो जाता। अब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए ना, ये कितने नंबर हो गए? n हो गए। तो ये n नंबर आधे क्रोमोसोम जो हो गए उसे कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड है। और ये जो चीज थी शुरू में वो डाइप्लॉइडिक थी, क्योंकि 2n क्रोमोसोम था, तब क्या था? और ये क्वाड्रुप्लाइड है, 4 गुना हो गए, क्वाड्रुप्लाइड। अच्छा, अब देखो, जैसे इसमें हुआ तो क्या वैसा दूसरे में भी होगा? बोलो। एक में हुआ दूसरे में भी हो जाए तो उसमें क्या होगा? वही काम फिर से हो जाएगा। तो इसमें 2 रह जाएंगे क्योंकि उसमें भी तो स्पिंडल है। तो एक ऑरेंज है, देख लो, एक ऑरेंज है, वो इसके पास रहेगा, स्पिंडल ने खींच लिया, स्पिंडल ने इसको खींच लिया, और रेड को खींच लिया, फिर ब्राउन को उसने खींच लिया, और फिर ब्लू को इसने खींच लिया। तो इस तरीके से ये भी n और n हो गए, और ये हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड। सो अगर ये बात देख लो, यही मियोसिस है। अगर सिंगल सेल से रेप्लिकेशन के बाद, इफ सिंगल सेल आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डज वंस माइटोसिस, देन इट इज कॉल्ड, अगर 1 बार करेगा सेल डिवीजन, देन इट इज कॉल्ड माइटोसिस। इफ आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, सेल डिवाइड्स वंस, then the amount of chromosome is restored
amount of chromosome is restored. restored का मतलब कितना हो जाता है, 2n रह जाएगा in each daughter cell. It is called mitosis. ठीक है, कोशिकी विखंडन. इफ सच सेल्स आर सोमेटिक सेल्स, ऐसी सेल्स हमारी बॉडी में हर जगह हैं, सिर्फ स्पर्म्स एंड ओवा नहीं है, बाकी पूरी बॉडी में हाथ पैर नाक कान नाक मुंह सब जगह है. तो सच सेल्स आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स, या क्या कहते हैं, सोमा सेल्स, या क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल्स या बॉडी सेल्स. बोलो, बात समझ में आ गई. If after DNA replication cell does mitosis 1 and mitosis 2 and mitosis 2 यानी divides twice, then each daughter cell contains an amount of chromosome ठीक है, हैप्लॉइड उसको हैप्लॉइड कहते हैं. इट इज कॉल्ड मियोसिस. इट इज कॉल्ड मियोसिस. सो इसको मियोसिस कहते हैं. सच डिवीजन टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सच ये वाला डिवीजन पूरी बॉडी में होता है, लेकिन ये कहाँ होता है, डिवीजन टेक्स प्लेस, क्योंकि जाइगोट बनना है तो रिप्रोडक्टिव में एन एन ही होंगे, तभी तो जाइगोट्स में 2n हो जाएंगे. इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जैसे फ्लावर हो गया या टेस्टिस या ओवरी, इन सब में होता है. एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करते हैं, गेमीट्स. गेमीट्स वर्ड गेमस से बना है, ग्रीक के, जिसका मतलब मेटिंग होती है. तो ये गेमीट्स बनाते हैं क्योंकि फिर इनके मिलने से जाइगोट बनेगा. तो ये गेमीट्स बनाते हैं. एग्जाम्पल गेमीट्स के क्या हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन, ओवम, स्पर्म. तो अभी आपको ये बात पूरी पता चल गई माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है. तो हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सब कुछ करते हैं और यूकैरियोटिक है वे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में ये सारी कमी रहती है, और यूकैरियोटिक को सबको इन्होंने रख दिया प्लांटे में. तो ये पेज तो अलग है, लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक का पॉइंट था उसके आगे की बात सुनो, 2 लाइन का और है. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक cells have well defined nucleus. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. डबल मेम्ब्रेनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, बाउंड सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल भी होते हैं. इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस सभी होते हैं. इसके अलावा और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पिंडल ऑपरेटस होता है. स्पिंडल समझ गई हो,
ऑपरेटस समझ में आया ना, जो सेंट्रियोल से निकलता है। Yes, sir. और मियोसिस होती है एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ये सब यूकैरियोटिक में होता है, मियोसिस प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। एंड तभी मियोसिस होगी तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब उनमें एन क्रोमोसोम वाला बनेगा गेमीट तभी तो फिर वो मिलेंगे। देन वाई बोथ आर केप्ट इन सेम किंगडम, बड़ा ऑब्जेक्शन है कि छोटा, बताइए। Sir, बड़ा. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर kept in same kingdom, देखो ठीक से, तो ये चीज हो गई, ये सारी बात है। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा भी एक बात है कि नेक्स्ट इज वायरसेस, जो वायरस होते हैं, ठीक है, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। जैसे ये देखो, ये कोरोना वायरस है, सो इसमें क्या होता है, इट इज ओनली हैविंग, इसका कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है और इसके पास सिर्फ डीएनए का क्या है, डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, इसको किसी न किसी होस्ट सेल में जाना पड़ेगा, ये गेस्ट की तरह, और वहाँ रेप्लिकेट करेगा। अदरवाइज इसको कुछ भी कर दो, हार्श कंडीशन में रखो, ये कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल डेड है। सो आउटसाइड होस्ट इट इज़ एज गुड एज डेड, लेकिन किसी सेल के अंदर जाने पे ऑपरेट होने लगता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका अपना अपना डिज़ाइन होता है, ये पॉलीहीड्रन होता है, कभी हेक्सागोनल होता है, तो आपकी बुक के लास्ट पेज में इसमें बना भी हुआ है कि कैसे कैसे होता है। तो जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस हैज़ नो प्रोटोप्लाज्म, उसमें कुछ प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, मतलब सेलुलर फ्लूइड नहीं है, एंड मेटाबॉलिक मशीनरी, और ना ही वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, therefore all these cannot be kept in a single group, so they cannot be kept in plant group, in, जबकि उनके डेड या लाइव होने का भी भरोसा नहीं और उन्हें प्लांट ग्रुप में रख रहे हो, इन प्लांट ग्रुप। फिर यूनिसेलुलर एल्गे जो होते हैं रिजेंबल ईच अदर, एल्गे और प्रोटोजोआ रिजेंबल ईच अदर, तो उनके लिए भी वो हम आगे देख लेंगे, पर दीज आर द पॉइंट्स की जिस वजह से इनमें मेन प्रॉब्लम आई थी। समझ में आ गई बात आपको? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।